फैकल्टी ऑफ फिजिक्स और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 3 अपलोड कर रहे हैं। तो इसको देखिएगा ध्यान से। वेक्टर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको अपलोड कर दिया गया है। आप आराम से यूट्यूब हमारे ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप जाइए और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए। लेक्चर 3 आज हम लोग अपलोड करेंगे वेक्टर का, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स अगर हम शुरू करते हैं क्लास 11 या कह लीजिए फिजिक्स की जब स्टार्टिंग करते हैं तो हम पहली जो चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन। ऐसी चीजें मतलब जिसके बिना हमें किसी भी मेजरमेंट के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक्चुअल में फिजिक्स में मेजरमेंट की ही बात करते हैं और उस मेजरमेंट की जो बातें होती हैं वो दो चीजों पे डिवाइड होती है, या तो वो फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होती है या तो वेक्टर। तो हमें वेक्टर पढ़ना था, ठीक है। और वेक्टर के बेसिस पे हम जब स्टडी कर रहे थे तो हमने वेक्टर की स्टडी की थी और कुछ टर्मिनोलॉजीज वेक्टर आप पढ़ लिया था। जो लेक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे तो वेक्टर्स के बहुत सारे अच्छे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। कई सारी चीजें जैसे पाइथागोरस की फॉर्मूले कहां से ड्राइव हुए, किस बेसिस पे, वो सारी चीजें डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 3 अपलोड करना है, लेक्चर 3, ठीक है। वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 में, ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये अगर वेक्टर है तो इसका मॉड ऑफ वेक्टर, अगर हम इसको लिखेंगे इट इज वेक्टर ए, ठीक है। थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। ये है वेक्टर ए और ये जो मॉड ऑफ होगा इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ठीक है। ये उसका मैग्नीट्यूड है और ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो होता है आपका वो क्या शो करता है? इट शोज ओनली डायरेक्शन। बता चुका मैंने, इट शोज ओनली डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू क्या होगी? 1, यूनिटी 1 होती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लिकेशन से इस वेक्टर का डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, इस वेक्टर के बारे में पूरा बताता है। तो यूनिट वेक्टर से अगर हम किसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका वेक्टर डिसाइड करेगा। तो इसमें तो बहुत बेसिकली बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दिए तो ये तो आपके लिए जहर भी बन सकता है, ठीक है। तो आसान ये है कि आप हर छोटे छोटे पॉइंट्स को ड्राइव करिए, देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे फिजिक्स के लिए। क्लास 11 में फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स, इनफैक्ट मैथमेटिक्स के क्लास 12 में चैप्टर पे आता वेक्टर 3D, ठीक है। तो मतलब वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटीज को पूरा करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात, मतलब अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसका क्या करेंगे? उसका मॉड ले लेंगे, तो मॉड उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा और यूनिट वेक्टर क्या देगा? उसका डायरेक्शन। अब जैसे इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करिए, सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कोई वेलोसिटी वेक्टर, हाँ बहुत सही चीज। अब जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, तो वो ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी जितनी होंगी वो सारे हो सकते हैं। ये वेक्टर ए आपका क्या हो सकता है? वेक्टर ए, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई एनी वेक्टर क्वांटिटीज हो सकता है। बात समझिएगा मेरा, ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम यहां डिस्क्राइब कर सकते हैं या बता सकते हैं वेक्टर ए का क्या हो सकता है। ये हम इसको फोर्स से डिनोट करते हैं, इसको वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं, जिससे चाहे उससे हम इसको क्या करें? डिनोट कर लें, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं, जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि जैसे हमने माना कि सिंपल सी तरीके, ठीक है, जैसे हमने मान लेते हैं कि जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेलोसिटी को हम लेते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को ही ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर va दिया हुआ है, सपोज हम इसको वेक्टर कोऑर्डिनेट को फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी va वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। हम बता चुके हैं कि i कैप और j कैप क्या होता है। आपको इसको देखने के लिए लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों आप देखिए। वैसे लेक्चर नंबर 1 में इसको डिस्क्राइब किया गया है कि i कैप k कैप क्या होता है, ठीक है। एक चीज पता है कि अगर कोई ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, अगर किसी वेक्टर को यहां पे हम डिनोट कर रहे हैं ये वेक्टर, तो इसका जो प्रोजेक्शन x एक्सिस पे होगा, इसकी जो परछाई, ये x एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा, इसको हम डिनोट करेंगे i कैप से, और इसका जो प्रोजेक्शन y कैप पे आएगा इसको डिनोट करेंगे हम j कैप से।
यानी एक्स एक्सिस को आई से, वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कोई नहीं, ये दिया हुआ। ठीक है, अब बोला क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर वीबी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर 3i प्लस 4j कैप दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है क्वेश्चन क्या दिया है कि वेलोसिटी वीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज वीबी वेक्टर, वीबी वेक्टर क्या होगा बताइए। ठीक है, अब वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन को लिखिए और फिर क्या करिए, फिर हम इसको सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने दिया था, आप आई होप कर लिए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे ये वेक्टर ए था, इसका दिया हुआ था 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और वीबी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछा था व्हाट इज वीबी वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो ठीक है, कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा एक चीज बहुत बेसिकली, ठीक है, बेसिक सिखा रहे हैं, सीखिए, जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर हम ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मानते हैं सपोज, ठीक है, तो ये आपका 3 मीटर 3i कैप, इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड पहले वो एक्स में चलेगा, ठीक, और 4j कैप उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड वो वाई में चलेगा। सिंपल सी बात, जैसे एक बात समझो, हम समझा रहे हैं इसको, जैसे किसी बॉडी पे एक बॉडी है, ठीक है, इस पे इधर 3 न्यूटन वेक्टर है, तो हम उसको फोर्स और वेलोसिटी दोनों से रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पे 3 न्यूटन फोर्स इधर लगा, फिर 4 न्यूटन फोर्स इधर लगा। ठीक है, तो अगर इस चीज को सपोज इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये 3 मीटर इधर चला और 4 मीटर इधर चला। ठीक, इसी चीज को वेलोसिटी की बात करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड इधर चला और 4 मीटर पर सेकंड इधर चला, तो नेट जो चलेगा वो तो ये चलेगा ना, नेट तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये उसका आपका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, कि 4 मीटर पर सेकंड वो किधर चला, तो ये जो आएगा ना, अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका ओरिजिन से मिलेगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो पोजीशन वेक्टर, या इसकी क्या बोलेंगे, अगर ये वेलोसिटी है तो इसको हम बोलेंगे नेट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होगा, नेट वेलोसिटी। तो ठीक है, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी। तो ठीक है, ये चीज हो गया। तो हम अगर इसका मैग्नीट्यूड VA का मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या लिखते हैं, VA का मॉड अगर हम लें तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट। देखिए अब इसकी बात करोगे तो यहाँ पे हम पिछले लेक्चर नंबर 2 में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये अच्छे समझाया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसको अच्छे समझा दिया। आप लेक्चर नंबर 2 देखने के बाद ही 3 देखिएगा, तो 3 में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो VA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट 9 प्लस 16 यानी रूट 25। ठीक है, यानी VA का मैग्नीट्यूड जो मॉड ऑफ है वो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी ना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जेईई मेंस का समझ लीजिए पेटेंट है, उसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर हम पेटेंट कराते हैं तो मेरी परमिशन के बिना कोई और यूज नहीं कर लेगा। ठीक है, ये पेटेंट होता है। तो जेईई का ये समझ लीजिए सबसे पेटेंट क्वेश्चन है, मतलब जेईई ने इसको हायर ही कर लिया है। हर क्वेश्चन में यही एंगल रहता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला हुआ, सपोज ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा 37 डिग्री और ये जो होगा वो होगा 53 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 5 होगा 4 3। तो एक चीज ध्यान दीजिए इसमें करने का तरीका। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका 37 डिग्री, कैसे आप सोचोगे कि इसको कैसे कर ले। ठीक है, तो याद रखना, जो ये छोटा एंगल इसके सामने छोटी वाली साइड, बड़ा एंगल उसके सामने बड़ी वाली साइड। ठीक है, 37 छोटा होगा तो 3 वाला उसके सामने पड़ेगा और 53 बड़ा होगा तो 4 वाला उसके सामने पड़ेगा, और हाइपोटेनस 5 होंगे, सबको पता है। ठीक, तो अब क्या करोगे, sin 37। अब देखो ये 37 की बात करते हैं, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक, तो sin 37 की वैल्यू हो जाती है क्या, क्या होता है sin 37 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या, 3/5, ये sin 37 की वैल्यू है। ठीक,
cos 37 की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 37 की वैल्यू हो जाएगी आपकी बेस अपॉन यानी 4/5 और tan 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan 37 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी 3/4। याद रखिएगा बहुत पेटेंट ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपको ट्रायंगल याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए, जागते हुए तो छोड़ दो बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब 53 की बात करते हैं। अगर ये 53 एंगल लोगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, उससे लगा हुआ ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये दोनों के लिए हाइपोटेनस रहेगा, ठीक। तो sin 53 की वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5, ठीक। cos 53 की वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5 और tan 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक याद कर लोगे सब सही हो जाएगा, बस ध्यान देना छोटे वाले एंगल के सामने छोटा वाला साइड, बड़े वाले एंगल के सामने बड़ा वाला साइड, ठीक है। तो यहाँ sin 37 cos 37 की वैल्यू याद कर लो। और भी बहुत सारे 30 डिग्री, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है सर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं, देखो ध्यान से, बहुत आसान तरीका सिखा दे रहे हैं, फटाक से कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख लो एकम 0 to, आई होप सबको 1 to 4 नंबर याद होंगे, याद करो 1 3 4 इतना पढ़ लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 0 डिग्री, कॉमन लीजिए, जनरली आता है 30 डिग्री, स्टैंडर्ड वैल्यूज को बोलते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद ये आपका 37 यहाँ पे बता दिए हैं, इसको बता देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एक काम करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ध्यान देना, सबको क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दो 4 से और इसका रूट ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 4 0। अब देखो यहां पे लिख लो sin थीटा है, ठीक है, ये sin थीटा और यहां थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक। यहां पे लिख लोगे cos थीटा और यहां पे लिख लोगे tan थीटा। तो देखो 0/4 मतलब 0 यानी sin 0 की वैल्यू 0, ठीक। 1/2 1 का रूट 1 4 का रूट 2, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक। उसके बाद 1/2 1 का रूट 1 और 1/2 2 का रूट क्या होगा? रूट 2 यानी 1/2 यानी sin 45 की वैल्यू 1/2, ठीक। उसके बाद रूट 3/2, 3 का रूट 3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का रूट 1 होता है, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख दो, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, उलट के बस लिख दोगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रूट 3/2 1/2 कॉमनली ये पड़ेगा, 1/2 यहाँ 0, ठीक, कोई दिक्कत। और sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो sin बाई tan डिवाइड कर दो, ये क्या मिल जाएगा? tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम tan थीटा लिख दे रहे हैं, देखो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0/1, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 लिख लोगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 रूट 3/2, ठीक। तो क्या हो जाएगा? रूट 1/√3, 2 कट जाएगा 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, चलो हम यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं फटाफट। यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी? रूट 3/2 1/2, तो यानी बचेगा √3 और यहाँ 1/0 यानी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइनाइट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया? साइन और tan का जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो ध्यान रखिएगा। तो एक चीज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप इसको, चलिए ठीक है, इसको ध्यान से रखिए, ठीक है, आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने बताई है उसको ध्यान से देख लीजिएगा और ट्रायंगल लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया मैग्नीट्यूड, और एक क्वेश्चन में ये था इसमें कि जो वीवी वेक्टर है, एक चीज अगर आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज वीवी वेक्टर, ठीक है, एक चीज में गिवन और होना चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वीवी वेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें दिया है कि इट इज पैरेलल टू वी, पैरेलल टू वी, या बोल सकता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ वी, ठीक है। क्वेश्चन मान लो ये दे दिया कि इन द डायरेक्शन ऑफ वी और पैरेलल टू वी, तो ठीक है, जिस डायरेक्शन में, या द डायरेक्शन ऑफ वीवी ऐसा लिखा होगा, द डायरेक्शन ऑफ वीवी, ठीक है, वो क्या है? इज इक्वल टू वी, यानी ये भी लिख सकता है या पैरेलल टू वी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, क्वेश्चन में डरिएगा नहीं। यानी कह सकते हैं कि जो वीए का यूनिट वेक्टर है वो वीवी की यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, ये है। क्योंकि देखो एक चीज बात समझो, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, उसकी वैल्यू 20, उससे कोई मतलब नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है यूनिट वेक्टर का वो हमेशा 1 होता है, इसका भी यूनिटी होगा और इसका भी यूनिटी होगा, तो इसलिए कोई डर नहीं है इसमें, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, दोनों में यूनिट वेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे, तो ठीक है।
अब देखो ध्यान से, तो अब एक चीज हमें क्या पता है, VA वेक्टर पता है, VA वेक्टर को हम लिख सकते हैं 3i प्लस 4j कैप, और VA का जो मैग्नीट्यूड है वो आया है 5 मीटर पर सेकेंड, और VA का जो यूनिट वेक्टर वो क्या होगा, VA का यूनिट वेक्टर क्या होगा, VA का यूनिट वेक्टर अगर हम लिख सकते हैं, ये पूछा है आपसे, ठीक, तो क्या लिखोगे, ध्यान दो, हम लिख सकते हैं कि VA वेक्टर का मॉड और VA यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं इसको, ठीक, तो VA का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा VA वेक्टर अपॉन VA वेक्टर का मॉड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ VA वेक्टर, ठीक है, तो VA वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है 5, ये है VA यूनिट वेक्टर, कंफर्म, VA वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसका क्या, उसका मैग्नीट्यूड, तो हो गया तुम्हारा क्या, VA वेक्टर का डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। अब VB वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जनरली अगर हम VB वेक्टर की बात करते हैं तो VB वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, VB वेक्टर का मॉड ये दिया हुआ है और VB यूनिट वेक्टर, और हमें पता है कि जो VA यूनिट वेक्टर है ये इक्वल्स टू है VB यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, VA यूनिट वेक्टर ये गिवन है, यहां पे दिख रहा है, ठीक, तो VA वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो VB यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, तो ठीक है, तो अब तुमसे VB वेक्टर ही पूछा होगा, तो VB वेक्टर का मॉड कितना है 10, ठीक, और VB का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 कट होगा 2 से और हो जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप, ये होगा VB वेक्टर। आंसर आपका जो आएगा वो आएगा VB वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप, और इसके मैग्नीट्यूड की तुम बात करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, 4 to 8, सॉरी, यहाँ पे ये 4j कैप होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, यहाँ भी 8 होगा, सॉरी, यहाँ पे देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 और 8j कैप, ठीक है, तो यहाँ 4j कैप है, यहाँ 8j कैप और यहाँ 8j कैप, तो आंसर क्या होगा 6i कैप प्लस 8j कैप, और इसका नेट आंसर आपको निकालना है, तो देखिए VB वेक्टर का जो, अगर हम मैग्नीट्यूड VB वेक्टर का जो मॉड होता है वो क्या मिलेगा, VB वेक्टर का मॉड जो हमें देगा वो अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब क्या है 36 और प्लस 64 ऐड करोगे अंडर रूट 100 यानी 10 मीटर पर सेकंड, जो कि गिवन है, समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, अब इसको ध्यान दीजिएगा और समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, वेक्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान इसको देंगे तो शायद आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग अभी वेक्टर का एक क्वेश्चन देखे, अब उसको ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें और वेक्टर के बारे में बताते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, जैसे किसी भी वेक्टर को अगर हम 2D में लिखते हैं तो उसे उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो या तो x और y कोऑर्डिनेट में उसको हम ब्रेक करते हैं, अगर हम 3D में उसको करते हैं तो वो क्या होता है x y और z कंपोनेंट में। अगर आप नोटिस किए होंगे हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस क्वेश्चन को बता भी चुके हैं, और x y 3D वेक्टर का 2D वेक्टर का रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे लिया जाता है ये सबको बताया जा चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर सपोज मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये सॉरी ये ईस्ट और ये साउथ और ये वेस्ट, बता चुके हैं पहले कि नॉर्थ किधर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट किधर लेते हैं, इनटू द प्लेन क्रॉस और आउट ऑफ द प्लेन डॉट, ठीक है, ये बाहर की तरफ ऐसे होता है, इसको हम डॉट बोलते हैं, अंदर की तरफ ऐसे होगा क्रॉस, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज को देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन आया सपोज, ठीक है, बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सपोज एक क्वेश्चन आया कि एक ऑब्जेक्ट पहले 6 मीटर किधर गया, टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, तो हमने क्या किया 6 मीटर ईस्ट की तरफ ऐसे बना लिया, ये आपका 6 मीटर, ठीक है, फिर बोला ये 6 मीटर यहां पे ऐसे बना लो, ठीक है, दूसरा बोला कि 8 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, किधर चला 8 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, तो यानी नॉर्थ करो, वेस्ट ना करो, नॉर्थ करो, ठीक है, 8 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो यानी 8 मीटर ऊपर चला गया,
ठीक, ये 8 मीटर और ये तुम्हारा 6 मीटर, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ध्यान दो। तो अब क्या, ये जो आपका नोटिस करना, कोई भी दो वेक्टर जब किसी कोऑर्डिनेट में खेलता है, ठीक है, या एक्स या वाई एक्सिस में खेलता है, तो इसका रिजल्टेंट इसका डायगोनल होता है, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल, क्योंकि यहां पे ट्रायंगुलर लॉ फॉलो करेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पे मेन चीज पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगेगा सीधा सीधा। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, ये तुम्हारा क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो उसको लिखेंगे VAB वेक्टर, क्या लिखेंगे, VAB वेक्टर, ठीक है, ए और बी का। तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट कितना, ये आपका 36 प्लस 64 यानी √100, यानी कितना 10 मीटर, यानी यहां से चला 10 मीटर। और उसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट था, ये दूसरा, और तीसरी चीज इसी क्वेश्चन में पूछा क्या कि वो क्या हुआ, 10 मीटर किधर चला, अपवर्ड, टुवर्ड अपवर्ड, ठीक है, यानी अब 10 मीटर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, किधर आएगा, आउटवर्ड साइड। तो 10 मीटर टुवर्ड आउटवर्ड, अगर हम आउटवर्ड की बात करें तो ऐसे बाहर बना लो, ठीक है, बाहर निकल गया, ठीक, कितना 10 मीटर, ये आउटवर्ड की तरफ आया है, ये कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये आपका सपोज करो एक प्लेन है, सपोज, ठीक है, जैसे ये आपका x था, ये y था, ठीक है, ये आपका x ये y, तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये रिजल्टेंट हो गया इसी प्लेन में, और z बोला है कि 10 मीटर, ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर बाहर की तरफ। तो ध्यान दो आप, ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर बाहर की तरफ, तो दिख रहा है कितना एंगल है इन दोनों में, ये 10 मीटर ऐसे और 10 मीटर बाहर की तरफ, यानी इनमें भी 90 डिग्री है। तो 10 मीटर ऐसे और 10 मीटर, ये भी कितना बनाएगा इससे, इस वाले से ये बनाएगा 90, यहां से कितना बनाएगा ये 90, ठीक। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये क्या देगा, ये वाला, यानी इसका, अब ये जो बाहर था ये वाला और 90 डिग्री ऐसे, तो इसमें 90 डिग्री, तो ये रिजल्टेंट क्या देगा, VABC, ये वाला क्या है, मान लीजिए C वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे, VABC, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, VABC। तो ये हो जाएगा 10 का, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब अंडर क्या 200, मतलब क्या 10√2, आगे 10√2 मीटर, मतलब नेट कितना चला उसने, ओरिजिन से कितना चला 10√2। तो एक चीज नोटिस आपने किया है कि हर जगह, जैसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये वेलोसिटी भी हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है, कोई वेक्टर हो सकता है। जैसे बोले कि यहाँ 6 न्यूटन फोर्स पहले किधर लगा, टुवर्ड ईस्ट, फिर उसी ऑब्जेक्ट पे मतलब एट अ टाइम या एट अ इंस्टेंट क्या लगा, 8 मीटर टुवर्ड नॉर्थ लगा, और फिर क्या हुआ 10 मीटर टुवर्ड आउटवर्ड लग गया, ठीक है, या इनवर्ड लग गया। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, तो कितना आ जाएगा 10√2, ठीक है, और वो किधर होगा, इस डायरेक्शन के प्लेन में, वो 3D आ गया। बात समझ में, सिंपल सी बात समझ में आ रही, ठीक। उसी तरह यहां की अगर आप बात करोगे 2D में, तो वो सिर्फ दो पॉइंट, वो XY हो सकता है, वो YZ हो सकता है, ठीक है, वो XZ हो सकता है, मतलब XYZ तीनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट हम दो कोऑर्डिनेट को ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका 3D और 2D वेक्टर है, ठीक है। हम लोगों ने अभी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में भी बात करी, ठीक है। आइए देखिए, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग को बात करनी है, ठीक है, थोड़ा सा डेटा के बारे में। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई वेक्टर है, सपोज करिए 20 मीटर पर सेकेंड एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बोला है कि ये 37 डिग्री क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस जिसको हमने ईस्ट माना है, और ये आपका वाई एक्सिस जिसको हमने क्या माना है, नॉर्थ। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज एक क्वेश्चन लिख दिया है, कैसा है कि भाई आपको करना है क्वेश्चन कि 20 मीटर पर सेकेंड ऑफ a velocity of body where 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब लिखना क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म या कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो अब क्या करोगे, ठीक है, ध्यान देना इसका। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ इधर 37 डिग्री कहां से, ईस्ट से, तो कंफर्म हो गई इतनी बात। ये डायरेक्शन लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है कि इसको कैसे लिखा जाता है,
ठीक है, चलिए अब देखने वाली आपके लिए बात क्या है, ठीक है, कि ये 37 डिग्री है, ये आपका क्या है, अब देखो ये 37 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू कितनी होती, ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, और ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो हम यहां पे लगाएंगे sin 37। तो sin 37 की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। हाइपोटेनस की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस इनटू sin 37, और sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस कितना 20, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 20 sin 37, ठीक है। अब देखो ध्यान से दूसरी बात, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्या बात है कि यहां पे हम cos थीटा लगा देते हैं, ठीक है, cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी h cos 37, ध्यान देना, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 20 cos 37। नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात है इस बेस को हम x लिखते हैं, तो यानी जिधर थीटा लगा हुआ है उस वेक्टर का रेजोल्यूशन, यानी इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, इसको मान लेते हैं v, तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका जो थीटा पे एंगल होगा वो cos कंपोनेंट होगा और ये वाला sin कंपोनेंट, ये पहले लेक्चर में बता चुके हैं, इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। मान लीजिए ये h वेक्टर है सपोज, तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा h cos थीटा और ये हो जाएगा h sin थीटा। ये सपोज कर लेते हैं ये p वेक्टर है, ठीक है, और ये थीटा, ये हो जाएगा p cos थीटा और ये हो जाएगा p sin थीटा। क्लियर है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इनटू टू एक्सिस, ठीक है, इसको हम दो एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बात क्लियर है, या तो इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है, ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब एक चीज नोटिस करो आपकी, ये वाला हो गया y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू, ठीक है, तो 20, ठीक है, sin 37 की होती है 3/5 यानी 12 मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है, और यहां पे cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड और यहाँ 12 मीटर पर सेकंड। यानी अब अगर इस चीज को देख लो लॉजिकली, मजेदार बात क्या है जो, ठीक है, अब मजेदार बात की करो, ठीक है, देखो ध्यान से, मजेदार बात ये है इसमें कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे 20 मीटर पर सेकंड, क्या लिखा था 37 डिग्री, क्या लिखोगे इसको लिख सकते 20 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक, क्लियर है यहां तक। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका, अब इसको रिजॉल्व करिए, ये हो जाएगा 20 cos 37, ये हो जाएगा 20 cos 37 और ये हो जाएगा 20 sin 37, ठीक है। अब 20 cos 37 क्या हो जाएगा, यानी कितना 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किधर आई कैप, और 12 मीटर पर सेकेंड किधर जे कैप। क्लियर है, तो अब इसी को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम यही वेलोसिटी लिखेंगे 16 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स आई कैप प्लस क्या, मतलब 16 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो अंडरस्टूड है 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ये हो गया इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी अभी तक हम लोगों ने सिंपल पढ़ा कि किसी का x और y कोऑर्डिनेट की वेक्टर वैल्यू दी हुई थी और उसका रिजल्टेंट निकालना था। अब हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, अब उसका रेक्टेंगुलर मतलब उसकी वो रिजल्टेंट वैल्यू दी है और उसको वेक्टर में रिजॉल्व करना होता है। तो जब हम उसको i और j के फॉर्म में उसको ब्रेक कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं रिजॉल्व करना, और रिजॉल्व करने का एक मूल मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस साइड थीटा होगा वो cos, अपोजिट वाला sin।
ठीक, उस वेक्टर को दो कंपोनेंट में, हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। याद रखिएगा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये कोई वेक्टर x है तब भी ये होगा, अगर ये थीटा है तो ये होगा x cos थीटा और ये x sin थीटा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, देखिए तो एक चीज समझ में आई हमें कि वेक्टर को रिजॉल्व करके कंपोनेंट फॉर्म में, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, जैसे बोल दिया आपको कि एक सपोज, ठीक है, एक वेलोसिटी या फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर एफ ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है 18 आई कैप और प्लस 20 जे कैप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया हुआ 18 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और एफ बी जो वेक्टर है, ठीक है, अब सिंपल सी बात समझिए, ठीक है, 18 आई कैप और मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है 18 न्यूटन का, ठीक, और उसके बाद उस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। क्लियर है पक्का? अब क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, एफ बी लगाया गया इसी बॉडी पे एक्स एक्सिस पे, हमने क्या लगाया 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यानी एफ बी इज इक्वल टू, अब क्या क्वेश्चन देगा कि इफ वी अप्लाइड अ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ एफ नेट वेक्टर और एफ ए बी। समझे क्वेश्चन? जब समझिएगा, एफ ए वेक्टर दिया हुआ है और बोला है कि इफ वी अप्लाइड द 2 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, किधर, अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, व्हाट इज एफ नेट एंड एफ ए बी वेक्टर। ठीक है, तो कोई नहीं, एफ ए बी वेक्टर और एफ नेट, ठीक है, ध्यान दो आप, ठीक है, यहां तक ध्यान देने वाली बात है, ठीक, कोई नहीं, अब देखो ध्यान से। तो पहले अगर हम बात करें, बहुत आसान होता है, अगर कोई x में वेक्टर है और उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर आया तो हम उसको डायरेक्टली रिजॉल्व करके ऐड कर देते हैं। ये रिजॉल्व इसी डायरेक्शन में, तो हमें इसका कंपोनेंट लेना नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा x में कोई वेक्टर है तो उसको हम उसी डायरेक्शन में ऐड कर लेंगे। तो fb वेक्टर का अगर हम कंपोनेंट लिखना चाहें, चलो fb वेक्टर लिख लो, तो fb वेक्टर की वैल्यू जाएगी कितना, x एक्सिस यानी 2i कैप प्लस 0 j कैप, देख सकते हैं 2i कैप प्लस 0 j कैप। ठीक है, तो यानी अब देखो ध्यान से, तो दोनों को ऐड करना, तो ये भी i में है और ये भी i में है, तो कितना हो जाएगा, यानी FAB की अगर हम बात करें तो FAB, देखो अगर हम रिजोल्यूशन में अगर हम चाहें तो जैसे इससे निकाल सकते हैं, अगर हम ये FB है, ध्यान दो ये FB वेक्टर है, और हम FA की बात करें तो FA की वैल्यू जब भी होगी यहां कहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू आएगा FA वेक्टर की अगर बात करोगे तो अंडर FA का मॉड होगा अंडर रूट क्या, 18 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको आप सम करके लिखोगे तो ये आ जाएगा, ये डायरेक्शन इसका रहेगा। ठीक, तो इसका वेक्टर प्लस इसका वेक्टर, फिर इन दोनों को सम करो, फिर इनका रिजल्टेंट निकालो, फिर इनका रिजल्टेंट लेना होगा, वो नेट वेक्टर आएगा। ठीक है, तो इससे आसान तरीका मेरे पास क्या है, बहुत आसान तरीका है कि हम उसको रिजॉल्व कर ले, उसी को रिजॉल्व कर ले एफ को। और एफ ए दिया हुआ है, एफ ए क्या दिया हुआ है, एफ ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है कितना, 18 आई कैप प्लस क्या 20 जे कैप, ये पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो आई आई को एक साइड, यानी एफ ए बी वेक्टर की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी कितना, 20 आई कैप और प्लस 20 जे कैप, मतलब जो नया वेक्टर ऑफ फोर्स आया वो इधर 20 आई कैप, 20 इधर लगेगा और 20 इधर लगेगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, ये एफ ए बी का नेट फोर्स है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब क्या अंडर रूट 400 यानी 20 रूट 2, आंसर खत्म। बहुत आसान तरीका है, यानी सीधे सीधा क्या करोगे, अगर रिजॉल्व वेक्टर मतलब कंपोनेंट का फॉर्म वेक्टर दिया हुआ और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड दिया, तो उसको भी रिजॉल्व करो, दोनों को एक साथ ऐड करो, और एफएबी वेक्टर का कंपोनेंट होगा 20 आएगा प्लस 20, और नेट वेक्टर क्या हो जाएगा अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, 400 प्लस 400 ये हो जाएगा अंडर रूट 800। ठीक है, ठीक है, ये डेरिवेटिव हो जाएगा, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, देखिए अब आपको इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने चल रहे हैं, एडिशन ऑफ फैक्टर। कई तरीके होते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, मजा आएगा, ये जो तरीका है बहुत बेहतरीन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, या ए वेक्टर मान लेते हैं, इट इज ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा
वेक्टर ये आपका बी वेक्टर है जिसका एंगल 30 थीटा डिग्री, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है आपको पता है, और उसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो चीजें सीखी है हमने बस उसी चीज को फॉलो अप करना है, ठीक है। इसको रिजॉल्व करिए, अगर सपोज इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये वाला आ जाएगा b cos थीटा, बता चुके हैं, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा b sin, यानी ये वाला हो जाएगा b sin थीटा, और ये पैरेलल ये b sin थीटा, तो ये भी b sin थीटा, ये b cos थीटा, तो ये भी b cos थीटा। अब आई कैप में, ठीक है, ये तुम्हारा b वेक्टर था और ये a वेक्टर था, ठीक है, ठीक। तो FAB की बात करेंगे तो हम एक चीज बताओ, FAB इक्वल टू हो जाएगा क्या, या AB वेक्टर की बात करेंगे, सपोज हम क्या बात करेंगे AB वेक्टर की, तो AB वेक्टर हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, कराया अभी पिछली बार, अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन ये तो था वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। तो वेक्टर A को उसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, वेक्टर B को उसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो वेक्टर A को अगर ऐड करोगे तो वेक्टर A में क्या आता, A वेक्टर A आया था, और अगर FAB की बात करोगे तो A प्लस क्या आ जाएगा B cos थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया A वेक्टर, तो किधर I कैप और प्लस B sin थीटा, या एक सिंपल सा तरीका देखो आप, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है, ध्यान में देना, ये तुम्हारा A वेक्टर I कैप, A I कैप, A वाला I कैप में लगा है, और प्लस B cos थीटा I कैप और प्लस B sin थीटा J कैप, ठीक है, यहां तक। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B cos थीटा किधर I कैप और प्लस B sin थीटा J कैप, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा AB वेक्टर, AB वेक्टर, ठीक है। अब अगर ये आपका AB वेक्टर, इट इज AB वेक्टर, ये आपका B वेक्टर था, ये वाला, ये आपका सॉरी ये B वेक्टर था, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, ये आपका B वेक्टर ही था। अब जो AB आएगा वो कहीं यहां आएगा, वो होगा AB वेक्टर, ठीक है, AB वेक्टर जो आएगा वो कहीं यहां आएगा, इन दोनों के बीचों बीच है, ठीक। और वो AB वेक्टर क्या होगा, क्योंकि देखो होगा क्या कि ये B वेक्टर का कंपोनेंट A वेक्टर इतना बड़ा, सपोज करो, तो समझने वाली बात क्या है कि अगर ये आपका पहले से A वेक्टर इतना बड़ा था और इसमें इसका B cos थीटा जुड़ गया, यानी इसका टेल तो और बड़ा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इतना A वेक्टर था आपका A का मॉड, और यहाँ B cos थीटा आ गया, और B sin थीटा इतना हो तो B sin थीटा यहाँ चला जाएगा, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा। बात समझिएगा कि पहले A का मैग्नीट्यूड इतना वेक्टर था, ये A वेक्टर था आपका, ठीक। अब इसमें B cos थीटा जुड़ा, तो B cos थीटा अगर जुड़ेगा तो उसका टेल बड़ा होगा ना, क्योंकि टेल ही उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है, ठीक। तो टेल हमने बड़ा कर लिया, B cos थीटा और ऐड कर दिया, A प्लस B cos थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा B sin थीटा। तो ये अब जो नया ये AB वेक्टर है, ये AB वेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका AB वेक्टर, क्योंकि यहां पे अब ये क्या हो जाएगा B cos थीटा जुड़ेगा, और ये B sin थीटा अभी भी B sin थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट यानी AB वेक्टर का जो मॉड आएगा, ठीक, क्या लिखोगे AB वेक्टर का मॉड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें AB वेक्टर के मॉड की, तो AB वेक्टर का जो मॉड आएगा वो हो जाएगा इसका, यानी B sin थीटा का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक। ओपन करो, यहां पे लिख लोगे क्या AB वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, AB वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाए हैं, ठीक। क्या हो जाएगा B sin थीटा यानी B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B cos थीटा का क्या हो जाएगा, यानी A स्क्वायर और प्लस क्या B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या 2AB cos थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2AB cos थीटा। तो ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम इसको लिख सकते हैं AB वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, और यहां पे B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, तो B स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस क्या 2AB cos थीटा।
तो क्या हो जाएगा, यानी AB वेक्टर का जो मॉड का स्क्वायर आएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी AB वेक्टर का जो मॉड होगा वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आ गया समझ में, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा, ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो दो वेक्टर के बीच का एंगल वो क्या होगा थीटा, तो इसका जो एडिशन होगा वो क्या आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक, नोट कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत आसान चीज था, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई वेक्टर यहाँ पे किसी एंगल पे है तो इसका एक कंपोनेंट मान लीजिए b है, तो b cos थीटा, और ये पहले से a वेक्टर था तो a वेक्टर इसमें ऐड हो जाएगा, और एक होगा b sin थीटा, तो अब ये पहले इतना बड़ा था, बड़ा इतना हो जाएगा, तो अब रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कभी भी रिजल्टेंट की वैल्यू मतलब एडिशन। अब एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर को ऐड कैसे करना होता है, ऐसे, इसलिए एडिशन ऑफ वेक्टर इस तरह, मतलब हम लोग बेसिकली ऐड किया, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया है जिसमें आपको लगे कि अरे ये कैसा वो ये कैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बेसिक, कि हमने आई कैप और जे कैप में जो बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक हमने पढ़ाया आपको, उसी के बेसिस पे ऐड किया, और आपको पता है कि रिजल्टेंट जब भी निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, ठीक, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये फॉर्मूला में मिला, तो अब इसके यानी क्या हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर के दो रूप होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है भैया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, तो ये कौन सा दो भूत आ गए, देखो ये दोनों भी भूत नहीं, आसान सी काम है, ठीक है, बात समझ जाओगे आप आसानी से, ठीक है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। अगर किसी बॉडी पे, सिंपल सी ये बॉडी है, इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, ए वेक्टर अप्लाई किया, उसके बाद एट इंस्टेंट कुछ समय बाद हमने दूसरा वेक्टर अप्लाई किया वेक्टर के, तो अब इसका रिजल्टेंट जो लगेगा वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से लगेगा, ठीक है, और किसी बॉडी पे जैसे देखो ये मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो ठीक है, ये वेक्टर ए आपका, ठीक है, कुछ समय वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा भैया, वेक्टर ए से वेक्टर बी कितना है एंगल थीटा, तो ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को पैरेललोग्राम लॉ देखो, पैरेललोग्राम में क्या, एक ऐसी ये बॉडी थी, इस बॉडी पे पहले यहां ये पहुंचा तो फिर एक दो फोर्स लगा, अब किसी बॉडी पे एट इंस्टेंट दोनों फोर्स लगा दो, a इधर लग गया a वेक्टर और b वाला इधर लग गया एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम बनाओ, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल इसको, इसके पैरेलल इसको, तो ये भी क्या है, ये भी रिजल्टेंट वेक्टर है। अब नोटिस आप करोगे कि ये वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अब देखोगे रिजल्टेंट वेक्टर वही होता है, ये भी एंगल थीटा होगा, अब ये रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, असल में ये आपका क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर, तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर a और b वेक्टर दोनों वेक्टर बराबर हैं और एंगल दोनों का बराबर है तो उनको दोनों तरीके से ऐड किया जा सकता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी ऐड कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हो, बस फर्क इतना है कि पैरेललोग्राम लॉ एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स लग जाएंगे, तो ये एंगल इसके बीच का होगा, और ट्रायंगल लॉ में क्या होगा कि अगर इन दोनों का अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लगेंगे, मतलब टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा होगा दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होंगी, तो उसमें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों एक ही बात होती है, इसमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं होती है, ठीक है, तो इसका ये एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। अब आता है रिजल्टेंट की कहानी, चलो इतना आप लिखो फिर बताते हैं।